phenomenon of production of an induced EMF on the surface of conductor phenomenon of production of an induced EMF on the surface of conductor when it is linked with phenomenon of production of an induced EMF on the surface of conductor when it is linked with external changing magnetic flux. EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, मतलब क्या है? एक फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है? EMF इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है? EMF इंड्यूस्ड होता है। कहां पे इंड्यूस्ड होता है EMF? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। याचा अर्थ यहां पे हम कोई भी सेल नहीं कनेक्ट करेंगे, कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी EMF का सोर्स कनेक्ट नहीं करेंगे सर्किट में। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या होने वाला है? कंडक्टर के सरफेस के ऊपर EMF जनरेट होने वाला है। कब जनरेट होगा? व्हेनेवर इट इज लिंक्ड विथ एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जब भी हम कंडक्टर को एक्सटर्नली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक करेंगे तो उसके बाद कंडक्टर के सरफेस के ऊपर क्या होता है? EMF इंड्यूस्ड होता है, EMF जनरेट होता है ना। व्हाट इज मीन बाय EMF? EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या होता है? ये ऑलरेडी अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है। किस लिए? सर्किट में एक चक्कर मार के आने के लिए, ठीक है। बट वहां पे हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ केमिकल सेल। समझ में आ रहा है ना? वहां पे एक क्लोज सर्किट था, उसके अक्रॉस अपन केमिकल सेल कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे जो भी हम डेफिनेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे EMF जो होगा, यहाँ पे केमिकल सेल नहीं प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा? जो जनरेटर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और एक मेजर डिफरेंस क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब भी हम EMF कंसीडर करते थे वो ऑलवेज DC होता था। DC मतलब डायरेक्ट, एंड यहाँ पे कौन होगा? AC होगा। AC मतलब अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट में अल्टरनेटिंग में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे टॉपिक में डिटेल में देखने वाले। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर केमिकल सेल है तो प्रोवाइड करेगा DC वोल्टेज, एंड अगर EMF का जनरेटर है, अगर जनरेट हो रहा है तो क्या प्रोवाइड करेगा? असं नाही की DC जनरेट नहीं करू शकत, DC पण करू शकतो, बट इन जनरल हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ AC करते हैं, उसका ही मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो EMI मतलब क्लियर है? क्या है? क्या है? एक फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है? EMF इंड्यूस्ड होता है। कहां पे इंड्यूस्ड होता है? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कब? वेरी गुड। तो EMF मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब क्या होगा? कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। मतलब क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बेसिक आइडिया ऑफ EMI हो गया। अब इसके बारे में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया गया था वो था 1831 में, एंड ये करने वाले दो लोग थे। कौन कौन? माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, जिसमें जोसेफ हेनरी फ्रॉम US, माइकल फैराडे फ्रॉम UK, US, UK, यूनाइटेड किंगडम म्हणजे इंग्लैंड, ठीक है। तो दोनों जो है साइमल्टेनियसली एक ही ईयर में वर्क कर रहे थे एक ही कंसेप्ट के ऊपर, बट या दोघांचा काही संबंध नव्हता, ठीक है ना। मतलब इंडिपेंडेंटली ये वर्क कर रहे थे, एंड इनको सक्सेस भी मिला था, सेम टाइम में मिला था, ठीक है। अब क्या वर्क कर रहे थे कि बेसिकली नेचर में जो भी फेनोमिनन होते हैं ऑलमोस्ट वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मतलब कसं?
जैसे कि यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या है कि ऑर्स्टेड ने बोला था, क्या बोला था ऑर्स्टेड ने, whenever current is flowing through the conductor it will produce magnetic field around it। तो अगर ये फिनोमिनन सिमेट्रिक है, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने भी क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना चाहिए। यही आइडिया इन दोनों के दिमाग में पहले आई थी, एक माइकल फैराडे एंड दूसरा जोसेफ हेनरी। ठीक है, क्या था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करना चाहिए, करंट को इंड्यूस करना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वर्क शुरू किया। ठीक है, दोनों का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी सेम था। और क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैसे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैग्नेट है, क्या है, उस मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया। अब मैग्नेट स्टेशनरी रखने के बाद क्या होगा, मैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, कोई भी एक कंडक्टर या फिर कंडक्टिंग कॉइल वहां पे प्लेस कर दी। अब ये कंडक्टिंग कॉइल प्लेस करने के बाद क्या होगा, कंडक्टिंग कॉइल के ऊपर या फिर कंडक्टर के ऊपर क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा। वाह वेरी गुड, कौन होता तो फोर्स, करेक्ट है ना, फोर्स एक्ट होगा ना, ILB साइन थीटा, बरोबर आहे की नाही। बट मी फक्त कंडक्टर म्हटलो, करंट कॅरिंग कंडक्टर म्हटलो का, तो फोर्स एक्ट होगा क्या, फिर क्या एक्ट होगा, फोर्स तो एक्ट नहीं होगा, फिर क्या एक्ट होगा, मॅग्नेटिक फील्ड ऍक्ट होगी ना, कंडक्टरला मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलं म्हणजे काय ऍक्ट होईल त्याच्यावर, मॅग्नेटिक फील्ड, तो क्या एक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो गई, मतलब एक्चुअल कौन एक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि अगर हम स्टेशनरी मैग्नेट के सराउंडिंग में, जैसे यहाँ पे ये मैग्नेट है, इसने क्या किया है, खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, ये उसकी फील्ड की लाइंस है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने ये कंडक्टिंग कॉइल प्लेस की है, एक कॉइल है या फिर ऐसे दो कॉइल है, तो बेसिकली मैग्नेट भी स्टेशनरी है एंड कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल है वो भी स्टेशनरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉइल के ऊपर फ्लक्स एक्ट होगा या नहीं होगा, अरे होईल ना बेटा, सरळ सरळ दिसतंय ना, आता ढळ ढळ दिसतंय ना। ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्स भी एक्ट होगी एंड फ्लक्स भी एक्ट होगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कोई EMF इंड्यूस्ड हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया है एंड एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब बल्ब भी प्लेस किया है। ठीक है, तो पहले क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट, स्टेशनरी मैग्नेट के सराउंडिंग में स्टेशनरी कंडक्टर प्लेस करेंगे तो कुछ नहीं होता है। फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो मैग्नेट था स्टेशनरी कंडक्टर के सराउंडिंग में, इसको मोशन में सेट करने लगे। अब इसको अगर मोशन में सेट करेंगे तो क्या होगा, कम ज्यादा होगा, मतलब प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब जैसे कि एक कॉइल लेते हैं, अब ये मैग्नेट है इस कॉइल के सेंटर में, अब ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, फ्लक्स एक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। आगे हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को मूव करेंगे, मतलब अभी मैग्नेट अगर यहाँ पे मोशन में जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन थी, अब डायरेक्शन क्या हो गई, ते पोटेंशियल व्होल्टेज बघा, व्होल्टेज ते इकडे बघा वर एरो। ठीक है, अब कहाँ पे जा रहा है, अब कहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, लाइट पण चालू बंद होतोय। मतलब अगर हम स्टेशनरी कंडक्टर के सराउंडिंग में जो भी मैग्नेट है उसको मोशन में सेट करेंगे। अब मैग्नेट को मोशन में सेट करने से एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो अभी इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर एक्ट होने वाली ये लाइंस ऑफ फोर्स थी, अभी है ही नहीं, अभी फिर से आ गई, मतलब जो फ्लक्स एक्ट हो रहा है ऑन द कंडक्टर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक मैकेनिज्म ये माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था, नॉर्मल है कि मैग्नेट स्टेशनरी, कंडक्टर स्टेशनरी, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, लेकिन अगर स्टेशनरी कंडक्टिंग कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेट को मूव करेंगे तो मैग्नेट की मोशन की वजह से क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है। वही एक्सपेरिमेंट में अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे एंड कॉइल को मूव करेंगे, इथं होत नाही, बट आपण कॉइल जर मूव केली तर त्या केसमध्ये EMF इंड्यूस्ड होईल का, होणार ना, का बरं नाही होणार, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना, तो EMF इंड्यूस्ड होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि कंडक्टर के ऊपर एक्ट होने वाला फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में, देखो एक बार, कंडक्टर इज लिंक्ड विथ विच फ्लक्स, चेंजिंग लील है ना, एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर एक्ट नहीं होगा तो वहां पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यही होता है बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिज्म या फिर प्रोडक्शन का मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMF। क्लियर है, तो क्या लिखा अब तक, बस EMI को डिफाइन किया।
सबसे पहले आइडिया किसने एक्सप्लेन की थी? माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। कब? 1831। अब उसके बाद में कुछ बेसिक बातें जी आपल्याला अगोदरपासून माहिती आहे, परत एकदा. पहिले मॅग्नेटिक फ्लक्स. ईएमआई समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम होना चाहिए. माहिती है आपल्याला ऑलरेडी. क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया डिनोटेड बाय फाई, गिवन बाय फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. यानी कि सिंप्लीफाई करके बनेगा बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा. देन एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर. सीजियस यूनिट इज मैक्सवेल एंड 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल. हे अगोदर आपण डिस्कस केले, तुम्हाला लिहिण्याची गरज नहीं. मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? फिर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, है ना. तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्लियर है सबको. अब कंडीशन क्या है देखो, जो माइकल फैराडे ने बोला था वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. उसमें आता है फर्स्ट लॉ. राइट डाउन. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नंबर 1 जो ईएमआई की डेफिनेशन है वही फैराडे का फर्स्ट लॉ है. क्या होगा? जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वही ईएमआई की डेफिनेशन है. तेच लिहा. व्हेनेवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और व्हेनेवर कंडक्टर इज लिंक्ड विथ external changing magnetic flux, an EMF will be induced on the surface of conductor. An EMF will be induced on the surface of conductor. यानी कि सिंपल प्रोसेस है. फैन के 3 विंग्स को 3 मैग्नेट कनेक्ट कर दिए, नीचे एक रॉड रख दिया. फैन को अगर स्टार्ट करेंगे तो फैन क्या होगा? रोटेट होगा. फैन रोटेट होगा मतलब क्या होगा? कंडक्टर के ऊपर एक्ट होने वाला जो फ्लक्स है दैट इज गोइंग टू, एंड फ्लक्स अगर चेंज होगा तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया. फिर उस रॉड के 2 वायर अगेन स्विच बोर्ड में फैन के वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यही ईएमएफ फैन के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ बन जाएगा. फिर अगेन रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था उसका आउटपुट फैन को देंगे तो क्या होगा? अगेन फैन रोटेट होगा. का बरं नाही होणार? का बरं नाही होणार? फॅनला रोटेट व्हायला काय लागतं? ईएमएफ. बोर्डातून घ्या नाही तर रॉडकडून घ्या. मी सांगितलं होतं का? बरं ठीक आहे. होणार नाही. का होणार नाही हा माझा प्रश्न होता. मी होणार नाही असं म्हटलं होतं. याचं रिझन तुम्ही देणार होते बरोबर. कोणीच आन्सर सांगितलं. लॉस होतं का? सांगितलं होतं का आन्सर? है ना. एफिशिएंसी नेग्लिजिबल होती है, इसलिए जितना ईएमएफ रिक्वायर्ड है उतना प्रोड्यूस ही नहीं होता है. ठीक है. तो फैन रोटेट नहीं होगा लेकिन ईएमएफ जरूर जनरेट होगा. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2 इंड्यूस्ड ईएमएफ on the surface of conductor. Induced EMF on the surface of conductor. Induced EMF on the surface of conductor is directly proportional to the induced EMF on the surface of conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. That is, E बनेगा proportional to d phi by dt. E बनेगा proportional to d phi by dt. That is, E equals to बनेगा k into d phi by dt, where k is the constant of proportionality, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. जैसे न्यूटन्स के लॉ में भी क्या था? F proportional to dp by dt, F equals to k into dp by dt, and k की वैल्यू क्या थी? 1 थी. उसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? 1 है. तो E इक्वल्स टू आ गया d phi by dt. ये किसका एक्सप्लेनेशन था? माइकल फैराडे का. ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक सिंपल फिनोमेनन है जहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. एंड पूरे वर्ल्ड में सोलर पैनल अगर छोड़ेंगे एंड केमिकल सेल को अगर छोड़ देंगे तो बाकी सारी केसेस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसमें यही मैकेनिज्म होता है. ठीक है ना. जैसे थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? बघितलं होतं आपण, है ना. वर्क पॉवर एनर्जी कुठल्या डॉक्युमेंट दाखवलं तुम्हाला?
वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तब शो किया था मैंने, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, पहले कोल इग्नाइट करेंगे तो हीट जनरेट होगी, हीट किसको मिलेगी, वाटर को, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में, स्टीम पास करेंगे टरबाइन के ऊपर, टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा, एंड टरबाइन को कनेक्ट करेंगे रोटर को। अब ये रोटर है, रोटेट हो रहा है, सराउंडिंग में ह्यूज मैग्नेट्स होंगे, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक्ट होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, मतलब उसके ऊपर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। फिर हम वायर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वहां से करंट फ्लो होगा। ये हो गया थर्मल पावर प्लांट जो कोल के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, वेरी गुड, वहां पे कोल की जगह पे न्यूक्लियर एनर्जी होती है। अब न्यूक्लियर एनर्जी कहां से आ गई, न्यूक्लियर फिशन। क्या होता है न्यूक्लियर फिशन में, एटम बॉम्ब छोटा है ना, न्यूक्लियर फिशन अगर कंट्रोल्ड मैनर से करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर, अनकंट्रोल्ड मैनर से करेंगे तो एटम बॉम्ब, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाता है, बेसिकली यूरेनियम का कन्वर्जन थोरियम में, या फिर थोरियम को ही अनस्टेबल बना के फिर उसको क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट करते, उसका फ्यूजन करते। तो वहां पे क्या होता है, मास लॉस होता है, क्या होता है, एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन E = mc स्क्वायर क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है, जिसका एग्जांपल हमने देखा था आई थिंक NLM में, कि 1 AMU इतना मास अगर डिस्ट्रक्ट करेंगे तो अबाउट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे पाणी तापवायला फक्त कोळसा होता, तिकडे पाणी तापवायला, आणि इकडं पाणी नॉर्मल असतं, तिकडे पाणी वेगळं घ्यावं लागतं, कुठलं, हेवी वॉटर। हेवी वॉटर म्हणजे दगड टाकून घ्यायचे का, मग ड्यूटेरियम वाटर है ना, हाइड्रोजन की जगह पे उस वाटर में क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हेवी वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। देन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब धरण पे होता है डॅम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, वहां पे पानी रिवर मधून फ्लो होत असतं, काइनेटिक एनर्जी, वॉल बना दी, स्टोर किया पोटेंशियल एनर्जी, एंड इस पानी को फिर से पाइप में से पास करते हैं। स्वदेश, स्वदेश मूवी है, स्वदेश, स्वदेश नहीं स्वदेश, ठीक है, हो गया, बस तेवढंच घ्यायचं त्याच्यातून, बाकी नाही हाँ, क्या होता है, फिर पाइप में से पानी फ्लो होगा, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के ऊपर आके गिरेगा, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होने से क्या होगा, फिर से रोटर होगा, रोटर के सराउंडिंग में मैग्नेट होंगे, फिर रोटर के ऊपर एक्ट होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, मतलब वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। समझ में आ रहा है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तीनों भी पावर प्लांट में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते, आपण त्यामध्ये जर अशी ऍडजस्टमेंट केली तर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डॅम है, समझ में आ रहा है, और डॅम में से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तर नॉर्मली आपल्याकडे जे पॉवर प्लांट आहे, पैठणला पण आहे, बघितलंय कधी, डॅम संपतो का डॅमच्या पलीकडच्या साईडला, बघितलंय बेटा, आता म्हणू नको मी कामाला होतो म्हणून तिथं, म्हणजे त्याला पैठणची पण इत्तमभूत माहिती त्याला बघितलाय, मग जाऊन बघितलाय का, मग जाऊ देत नाही कोणाला, जाऊ देता का, ट्रिप काढावं लागते का, बर ठीक है, काढू, ट्रिप पण काढू। तो वहां पे पावर प्लांट है ना, धरनाच्या त्या साइडला, वहां पे भी क्या होता है, डायरेक्ट वाटर ऊपर से आता है, टरबाइन के ऊपर गिरता है। अगर हम इन बिटवीन एकदम जहां से पानी आ रहा है उसके पाथ में एक टरबाइन प्लेस करने की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे ऐसे 10-12 टरबाइन प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जितना प्रोडक्शन होगा हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा और नो, पानी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, मतलब वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से क्या होता है, एक टरबाइन से प्रोडक्शन करो या फिर 10 टरबाइन से करो, अल्टीमेटली जो आउटपुट मिलने वाला है, ईएमएफ जनरेशन होने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। कळालं। वैसे थर्मल पावर प्लांट में एका टर्बाइनवर स्टीम पास केली तर लगेच दुसऱ्या टर्बाइनवर टाकायची, समझ में आ रहा है ना, फिर भी उसका एनर्जी कंटेंट कम होता है, तो वो दूसरे टर्बाइन में कोई भी प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं आता, ठीक है। मग त्या पॅनल परत आपल्याला थंडच करावं लागतं, ठीक है, म्हणजे स्टीम का कन्वर्जन परत काय होतो, वाटर में होतो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, और कौन सा पावर प्लांट है जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, कुठं बघितलं, कोणत्या सीच्या बाजूला बघितलं, अरे हो ना, कुठं बघितलं, ती ऍड येत होती, बंद पडली ती आता, ठीक है ना, वो ये क्या है, प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। कौन सा टाइडल पावर प्लांट, जिसमें क्या होगा,
वॉटर वेव की वजह से टर्बाइन रोटेट होगा, बट त्याची एफिशियन्सी नाही आहे. ऍड होत होती, बघितली की नाही? हुशार पोरगा असतं पवन सारखंच है ना. घरचे चिडतात, काय करायचं टेन्शन मध्ये येतं म्हणून समुद्रात जातो, आणि घरचे त्याला बघायला जातात की समुद्रात बुडालं काय म्हणून, तर त्यांनी काय केलं असतं, हा पॉवर प्लांट बनवलेला असतो आणि तो टायडलवर ते पॉवर प्लांटला ठेवून लाईट लावत असतो. खरंच होती है. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद में और एक होता है जियोथर्मल पावर प्लांट. जियोथर्मल मतलब अर्थ के अंदर अगर जाएंगे क्रस्ट में तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है. समझ में आ रहा है ना. तो आपण काय करतो, वरतून पाणी टाकतो, खाली गेले त्याची स्टीम होते, ती स्टीम टर्बाइनवर टाकतो, टर्बाइन फिरतो आणि काय होतं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. फिर से ये भी प्रोटोटाइप थर्मल मतलब प्रोटोटाइप पावर प्लांट है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी. अजून पवन चक्की. वेरी गुड. पवन चक्की मतलब विंड पावर प्लांट. क्या होता है विंड पावर प्लांट में? पवन येतो, हवा, पवनच म्हणतात ना त्याला, ठीक है ना. हवा आती है, वहां पे क्या होता है, विंड रोटेट होता है. रोटेट होने के बाद क्या होता है, उसके पीछे रोटर होता है. रोटर रोटेट होगा, मैग्नेट होंगे तो क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल औरंगाबाद में बजाज है कंपनी, बरोबर, त्यांना इलेक्ट्रिसिटी लागते इथं. मग गव्हर्नमेंट इंडस्ट्रियल जी इलेक्ट्रिसिटी असते त्याचे चार्जेस वेगळे असतात है ना. आपल्याला 5 to 7 रुपीज असतील तर त्यांना 14 ते 18 रुपीज. परत जसे जसे कन्झम्पशन वाढतं तसे रेट वाढत जातात. त्यापेक्षा गव्हर्नमेंट अल्टरनेट ऑप्शन देतं, तुम्ही काय करा, तिकडे या कोकणामध्ये डोंगरावर 2-4 पॉवर प्लांट लावून द्या, कुठले, विंड पॉवर प्लांट, आणि ते लावून दिल्यानंतर तिथं जेवढं प्रोडक्शन होईल तेवढंच प्रोडक्शन तुम्हाला आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट औरंगाबादला प्रोव्हाइड. याच्यामध्ये काय होतं, गव्हर्नमेंटचा पण फायदा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल का रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है ना, और गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो गवर्नमेंट इनको देता है. यांचा काय फायदा आहे, तिकडे प्रोड्यूस करून इकडे ट्रांसपोर्ट करायला यांना कंपनी विकावं लागतील. ठीक है. इसलिए क्या होता है, प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को देते हैं और यहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट अजून कहाँ पे होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सोलर पैनल में. सोलर पैनल में कैसे होता है, सोलर पैनल में वैसी होती है, सनलाइट आती है, रोटर के ऊपर इंसिडेंट होती है, लाइट की वजह से रोटर का एक्सपांशन होता है, फिर वो रोटेट. असं होतं का? मी पहले सांगितलं ना की याच्यावरती वर्क करत नाही. ठीक है. वहां पे क्या होता है, पी टाइप एन टाइप मटेरियल्स, उसमें एन के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, डिप्लेशन लेयर क्रॉस करते हैं एंड वहां पे करंट फ्लो होता है. ठीक है. और हो गया. कहाँ पे होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन? और तो जितने भी प्रोडक्शन है केमिकल सेल एंड सोलर सेल छोड़ के, वो सारे यही प्रिंसिपल, यही मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करते हैं. ठीक है. तो फैराडेज के 2 लॉ हो गए. नेक्स्ट लेंस लॉ, सगळ्यात इंपॉर्टंट. लेंस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ? राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा. The EMF will be induced, the EMF will be induced on the surface of conductor. The EMF will be induced on the surface of conductor in such a way that EMF will be induced on the surface of conductor in such a way that to oppose changing magnetic flux, to oppose changing magnetic flux which have produced it, एंड ये हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की या फिर ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होगा उस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ठीक है. क्या लिखा है एक बार देखो, पढ़ो, समझ में आता है कि कुछ? ये इंड्यूस्ड हो जाएगा. कैसे इंड्यूस्ड होगा माहिती आपल्याला, कॉइल स्टेशनरी ठेवा, मॅग्नेट मूव्ह करा, किंवा मॅग्नेट स्टेशनरी ठेवून कॉइल रोटेट करा, मूव करा. ठीक है. तो वहां पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू डी पाई बाई डी टी, ई इक्वल्स टू डी पाई बाई डी टी. बट ये प्रोड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है उसका जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ पे फ्लो होगा, हमें लेंस लॉ में मिलता है. कळालं का काय केलं ते, काय कळालं? त्याची डायरेक्शन जी असेल ती त्याच्या अपोजिट असेल.
ते त्याला प्रोड्यूस करतो, त्याला प्रोड्यूस केलं की त्याची जी डायरेक्शन असेल ती त्याच्या अपोजिट असेल. ऐका, ईएमएफ ला प्रोड्यूस करणारा चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स पुढं ची डायरेक्शन. हे कन्वर्जन करून सांगते तुम्हाला इंग्लिशचं मराठी. अजून कोणाला कळालं स्टेटमेंट? काय कळालं तुला? अरे हो, पण त्याच डायरेक्शन कशा डिसाइड करायची यासाठीच लेन्सला स्टडी करतोय ना आपण. अजून कोणाला कळालं? पवन तू रीड केलं बेटा? काय स्टँडअप काय रीड केलं सांग मला. फ्लक्स असतं. सिट डाऊन. कशी डायरेक्शन? जनरेट होणाऱ्या करंटची. व्हेरी गुड. कस काय? इकडे ना, एक्सप्लेन कर. तुम्हाला कुठे एवढे येतो? अरे भरोसाच नाही पवन. व्हेरी गुड. असं काही सांगितलंय की तिथं मी लिहून? नाही ना. चला अजून कोणाला कळालं? अरे स्टेटमेंट लिहिलंय त्यामध्ये काय न कळण्यासारखं? व्हेनेवर EMF is induced on the surface of conductor, it induced in such a way that. त्याच्यानंतरचं स्टेटमेंट बघा काय लिहिलंय. मतलब जो EMF का प्रोडक्शन होता है, जो EMF इंड्यूस्ड होता है, मतलब जो EMF वहां पे जन्म लेता है, उसका एक ही पर्पज है. कौन सा? अपोज करना. क्या करना? अपोज करना. किसको अपोज करना? मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जिसने उसको प्रोड्यूस किया. समझ में आ रहा है? टू अपोज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जिसने उसको प्रोड्यूस किया था. समझ में आ रहा है? इसलिए जो फैराडे का लॉ था उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी. E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी. क्लियर है? बस इतना ही है लेंस लॉ. अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी एक कॉइल है, जैसे पवन सांगत होता, करंट कैरिंग कॉइल नहीं है. कौन सी कॉइल है? कंडक्टिंग कॉइल है. बस उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. इसके सराउंडिंग में हमने यहाँ पे एक मैग्नेट प्लेस किया है जिसका ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है. अगर हम इस मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स मूव करेंगे, अवे लेके जाएंगे, मूव करेंगे, अवे लेके जाएंगे, तो हमें मालूम है कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा मतलब वहां पे EMF इंड्यूस्ड होगा विच इज गिवन बाय E इक्वल्स टू डी फाई बाय. लेकिन जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वजह से करंट भी फ्लो होगा. तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी ये हमें समझने के लिए, फाइंड करने के लिए लेंस लॉ होता है. क्या बोला है उसने? इंड्यूस्ड होने वाले EMF का एक ही पर्पज है. कौन सा? अपोज करना. किसको अपोज करना? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को. कौन सा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स? जिसने उसको प्रोड्यूस किया था. मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इस मैग्नेट को टुवर्ड्स लेके यहाँ पे इस पोजीशन पे लाके रख रहा हूं, मतलब ये नॉर्थ पोल मैंने यहां से उठा के यहाँ पे लेके आ गया, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. चेंज हुआ मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है. अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि नॉर्थ पोल कॉइल के टुवर्ड्स आ रहा था. समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉर्थ पोल कॉइल के टुवर्ड्स आ रहा था. तो अगर इस कॉइल के करंट को मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करना है, मतलब इसको किसको अपोज करना पड़ेगा? नॉर्थ पोल की मोशन जो इसके टुवर्ड्स थी. नॉर्थ पोल की मोशन जो इसके टुवर्ड्स है उसको अपोज करना है, मतलब नॉर्थ पोल को क्या करना पड़ेगा? रिपेल करना पड़ेगा. एक्सेलेंट, वेरी गुड. एंड नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए कॉइल के ऊपर क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल होना चाहिए. एंड मागच्या टॉपिक मध्ये बघितले आपण नॉर्थ पोल कब? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा. इसलिए क्या होगा? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा.
हे सांगत होता पवन तू। अब सेम कॉइल है, अब इस कॉइल में ये जो नॉर्थ पोल था वही मैग्नेट है, अब हम उसको लेके जा रहे हैं एंड फिर से यहाँ पे जाके उसको रख रहे हैं। तो अगेन इस पोजीशन में फ्लक्स मैक्सिमम है। अगर मैग्नेट अवे जा रहा है मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज होगा इसका मतलब कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब कॉइल के सरफेस के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब ये इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि जो भी करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा उसका एक ही पर्पज है, अपोज करना। किसको अपोज करना, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना। अब यहाँ पे फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल आगे जा रहा है। अगर नॉर्थ पोल के आगे जाने की मोशन को अपोज करना है मतलब नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड नॉर्थ पोल को अगर अट्रैक्ट करना है तो वो कौन कर सकता है, इसलिए कॉइल में कौन प्रोड्यूस होगा, एंड साउथ पोल मतलब कौन सा करंट। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब जब मैग्नेट टुवर्ड्स आ रहा है पॉजिटिव साइकिल, जब मैग्नेट आगे जा रहा है इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। जिस करंट में क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एव्हरी हाफ सायकल करंट अपनी डायरेक्शन रिव्हर्स करताय, चेंज करताय। ठीक आहे, आता आपण जे बघत होतो व्होल्टमीटर दोन्ही साइडला फिरत होतं बघा। ठीक है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये देखो मैग्नेट जब टुवर्ड्स कॉइल यहाँ पे आ रहा है तो एक साइड में डिफ्लेक्शन है, जब ये अवे जा रहा है तो अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन है। कळतंय का, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड होने वाला करंट है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है। देन E इक्वल टू डी पाई बाई डी टी लिखा था। अब लाइट की जो ब्राइटनेस है वो देखो, अगर मैं उसको एकदम धीरे धीरे यहाँ पे लेके आऊंगा या फिर एकदम फास्ट मूव करूंगा तो दोनों केस में क्या हो रहा है, लाइट की ब्राइटनेस चेंज हो रही है। मतलब जितना फ्लक्स का चेंज होने का रेट होगा उतना, व्हेरी गुड। चलो नेक्स्ट, तो लेन्स लॉ काय असतो कळाला, अजून नाही कळणार। सपोज आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दी है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ये आउटवर्ड है ना, डॉट मतलब आउटवर्ड, क्रॉस मतलब इन, हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमें बोला गया है कि यहाँ पे एक कॉइल है, कौन सी कॉइल है, फक्त कंडक्टिंग कॉइल है, इसमें से कोई करंट इनिशियली फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉइल को पकड़ के फील्ड के बाहर खींचेंगे, कॉइल बाहर जाएगी मतलब क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सा करंट यहाँ पे फ्लो होगा, कळलं ना तुम्हाला लेन्स लॉ, करंट। इनवर्ट दोनच असतील, एक क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज। करंट कसं इन्वर्ट जाईल तिथं, क्लॉकवाईज, व्हेरी गुड। कुठला करंट असेल, आता अँटी क्लॉकवाईज म्हटलं तू, मग अँटी क्लॉकवाईज मला ऐकायला चुकीचं होतं का शुभम, म्हटलं ना तो अँटी क्लॉकवाईज नाही, सूरज, निकिता, संस्कृती, अँटी क्लॉकवाईज, आकांक्षा, इथे अँटी क्लॉकवाईज म्हणतात, असं ना करू फक्त ए किंवा बी, क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे करंट की डायरेक्शन, फिर से लेंस लॉ, क्या बोला है उसने, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का एक ही पर्पज है, अपोज करना। किसको अपोज करना, चेंजिंग फ्लक्स को। इससे पहले की केस थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली जो कॉइल है उसका एरिया है ए, उसके ऊपर एक्ट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है सपोज फाई, विच इज गिवन बाय बी इंटू ए। थीटा अगर हम 0 लेंगे cos 0 1 होगा तो फाई कितना है, b इंटू ए। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम कॉइल को जब पकड़ के खींच रहे बाहर, इसका मतलब जो कॉइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में था, जो कॉइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में था वो कम हो रहा है। इसका मतलब फ्लक्स एक्टिंग ऑन द कॉइल डिक्रीज हो रहा है। कहते का, अगर फ्लक्स एक्टिंग ऑन द कॉइल डिक्रीज होगा मतलब चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कळालं, आता पुढचे दोन स्टेटमेंट खूप महत्वाचे। तो जब भी कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, जब भी कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड और करंट will be induced in such a way that magnetic field of induced EMF will be acting in the same direction as that of existing magnetic field। नहीं कळलं, परत हळूहळू। If
फ्लक्स एक्टिंग ऑन द कॉइल इज डिक्रीजिंग, ये केस किसकी है, डिक्रीजिंग की, देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉइल in such a way that magnetic field of induced EMF will be acting in the same direction as that of existing magnetic field. आता कळलं, मग याचं कॉन्व्हर्स स्टेटमेंट काय येईल, if flux is increasing, if flux is increasing, then magnetic field produced by induced EMF will be acting in the opposite direction. Very good. आता कळेल मग, अब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। अब एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए करंट कौन सा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करंट प्रोड्यूस, ठीक है। अब अगर सेम कॉइल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड फिर अंदर खींचेंगे, व्हाट विल हैपन, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, कॉइल अंदर आ रही है मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तब क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है, अपोजिट मतलब अंदर जाना पड़ेगा, मतलब करंट कौन सा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज, क्लियर। अब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी हो रही है, जो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है वही मैग्नेटिक फील्ड वैरी हो रही है, मतलब कौन वैरी हो रहा है, बी, अगर बी वैरी होगा मतलब फ्लक्स भी वैरी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड होते टाइम अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, ये कंडीशन है, तो आपको करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले एक ही लूप है, दिसतात दोन पण है कितना, प्रैक्टिकली एक ही लूप है, तो सिंगल करंट विल फ्लो, समझ में आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी दो एरियाज होंगे कंपैरिजन में जो लार्जर होगा उससे रिलेटेड हमारा कंक्लूजन रख देंगे। अब लार्जर एरिया के केस में क्या होगा, इसके ऊपर एक्ट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने बोला इंक्रीज हो रही है, अगर फील्ड इंक्रीज होगी मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा, जो इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगी, अपोजिट डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड आना पड़ेगा, मतलब करंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंड इसी की डायरेक्शन इकडे पाठवून द्या, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, सिंगल करंट फ्लो होगा ना, क्लियर। नेक्स्ट, हम्म हम्म काय, हाँ मग नाही घ्यायची क्लॉकवाइज, ती क्लॉकवाइज घ्यावंच लागेल ना, ती नाही घेतली तर करंट कसं फ्लो होईल, अगेन ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल प्लेस किया है एंड कॉइल के ऊपर एक रॉड है, ये रॉड क्या होता है, मूवेबल रॉड है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अगर ये रॉड इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, जो एरिया है वो चेंज होगा, बघा इथं मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बट रॉड की मोशन की वजह से क्या होगा, एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है क्या, फ्लक्स चेंज होगा मतलब क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ का काम क्या है, किसको अपोज करना, एग्जिस्टिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना। तो यहाँ पे अगर ये इधर जाएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, देखो फर्स्ट का एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी अंदर जाएगा, तो ये करंट कौन सा होगा, फर्स्ट वाढतोय बेटा, इकडे उडतोय आपण त्याला, हे एरो है बघा, रो, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे उल्टा होगा, क्या होगा, एरिया कम हो रहा है मतलब फ्लक्स
फ्लक्स कम हो रहा है मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट होगी, मतलब इस डायरेक्शन में एक्ट होगी। हो गया आप क्लियर? लेंज लॉ दिस सोडून, ठीक आहे. किती लोकांना नाही कळाले? सूरज त्याला एक्सप्लेन करशील नंतर. फर्स्ट नाही कळालं, सेकंड नाही कळालं तुला? अरे पवन, हे बघ, रॉड इकडे आला, एरिया वाढला, एरिया वाढला म्हणजे फ्लक्स वाढला. काय सांगू तुला आता, ही 1 आणि 2 दोन कॉईल आहे की नाही, हा रॉड इथून इथपर्यंत आला, याचा एरिया वाढेल ना. मग मी पण तेच म्हणतोय ना. मग कळालं तुला? पुढचं कळालं का? गुड, व्हेरी गुड. चलो, हो गया क्लियर? काही लक्षामध्ये? हाऊ टू अप्लाय लेन्स लॉ, कन्फर्म. नेक्स्ट काय स्टेटमेंट लिहून द्यायचं ते. तेवढी एक्झाम्पल दिली ते काय कामाची? स्टेटमेंट पाहिजे. काय सांगितलं होतं? माहिती तुम्हाला? लिहा. इफ, स्टार मार्क करके लिखो, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स acting on the conducting coil, if magnetic flux acting on the conducting coil is increasing, then EMF will be induced on the surface of conductor. Then EMF will be induced on the surface of conductor in such a way that फ्लक्स इंक्रीजिंग म्हटले का डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग म्हटलंय ना. in such a way that the magnetic field due to induced EMF, magnetic field due to induced EMF will act in the opposite direction, to that of existing magnetic field. अब क्लियर हो गया ना एकदम स्टेटमेंट भी. एंड इसका कॉन्वर्स ते पण लिहून द्यायचं का? लिहिता येईल मग? काय लिहिणार? का नाही लिहिलं तरी चालेल, समजल ना. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया एंड बी दोनों के ऊपर. अगर बी कांस्टेंट है तो ए चेंज होगा. ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ए डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. कळालं ना? हे कधी जर बी कॉन्स्टंट असेल तर. ये था बेसिक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, देन फॅराडेज लॉ एंड लेन्स लॉ. नाउ नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन मतलब सेल्फ इंडक्शन, कळालं ना? सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वतःच इंडक्शन नाही, स्वतःमध्येच इंडक्शन, स्वतःमुळेच. लोकांनी लोकांसाठी, लोकांच्या थ्रू, लोकांच्यासाठी, लोकांथ्रू, लोकांनी चालवलेली व्यवस्था म्हणजे तसंच. स्वतःच फ्लो होणाऱ्या करंटमध्ये स्वतःच्याच कारणामुळे होणारा चेंज स्वतःच्याच सरफेसवर स्वतःच जे ईएमएफ इंड्यूस करतो, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. क्या होगा सेल्फ इंडक्शन मतलब? फेनोमेनन ऑफ, लिया, फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, phenomenon of production of an induced EMF, phenomenon of production of an induced EMF on the surface of conducting coil.
on the surface of conducting coil due to change in current, due to change in current in the same coil, due to change in current in the same coil, due to change in current in the same coil is called as self induction. क्या है? phenomenon of production of an induced EMF on the surface of a coil Q due to change in current in the same coil is called as self induction. ठीक है, अभी बोर्ड पे देखो, ऐसी कंडक्टिंग कॉइल आहे, याला इंडक्टर म्हणतात. कळालं ना? रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर सांगितलं तुम्ही तुम्हाला. LCR, L मतलब क्या? इंडक्टर. इंडक्टर कॉइल इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है. ठीक है, स्प्रिंग असते स्प्रिंग सर्किट. तो ये इंडक्टर कॉइल है, इसको हमने एसी का सोर्स कनेक्ट किया है. अब एसी मतलब क्या होगा? अल्टरनेटिंग, मतलब जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी. अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो होगा इस कॉइल में, इसकी वजह से सराउंडिंग के स्पेस में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. बट प्रॉब्लम क्या है? करंट अल्टरनेटिंग है. करंट अल्टरनेटिंग है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंजिंग है. अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन भी, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ हमने लिंक किया था वो भी चेंज हो रहा है. एंड वो अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस्ड और गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. कळालं? तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? अगेन ये होगा E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. बट यहाँ पे जो फ्लक्स कॉइल के ऊपर एक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर. करंट जितनी फ्रीक्वेंसी का होगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, मतलब फाई होता है प्रोपोर्शनल टू आई. तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आएंगे और वो बनेगा L. तो फाई इक्वल्स टू बन गया L इंटू आई, वेयर L इज द सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये क्या होता है? L होता है. अगर इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू क्या बनेगा? फिर माइनस ऑफ L कांस्टेंट है, बाहर लिया तो ये बन गया डी आई बाय डी टी. तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन. E इक्वल्स टू माइनस ऑफ L इंटू डी आई बाय डी टी. मग हे मी गोल गोल ड्रॉ केले, काय वाटतं तुला? कॉइल कॉइल छोटी होती ना, कॉइल मोठी झाली असं वाटलं तुला? तसं नाही होते. पण ही कॉइल एवढीच आहे, फक्त कॉइलच्या सराउंडिंगला आहे ना ही मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. ओके, आता बोल बोल. करंट लॉस नाही होणार का? होईल ना. लॉस 100% होईल का? थोडं थोडं होईल, थोडं कमी होईल. मग एकदा बटन चालू केल्यावर आपल्याला चालू बंद करावं लागतं का? ही ट्यूब कशी लागते माहिती आहे तुला? कशी लागते? व्हाईट लागते. असं आहे का? दोन वायर असतात बरोबर. एक वायर में से करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं. दूसरी वायर उस इलेक्ट्रॉन को लेके आती है स्विच बोर्ड में, माहिती तुला? फिर स्विच बोर्ड में जो हमने कनेक्शन लिया है फ्रॉम तारा वायर्स, उसमें 2 या 3 लाइंस होती है बराबर. एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग. लाइव में से इलेक्ट्रॉन आते, अर्थिंग में से इलेक्ट्रॉन वापस जाते. कळालं का? म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन धरून आणले आपण परळीवरून, हे इकडे येतात, फॅनला फिरवतात, ट्यूबला चालू करतात आणि परत कुठे जातात? जमिनीवर येतात परत. कळालं ना? पवन, मग परत बटन चालू करावं लागेल का आपल्याला? का बरं नाही असं? तुला असं वाटतंय का की हे ईएमएफ जनरेट झालं याच्यामुळेच करंट फ्लो झालं? तसं नाही. नाही हे कशाला दाखवले मी? याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ काय होतो?
बॅटरी लावली, याचा अर्थ काय होतो, स्विच बोर्ड मधले वायर लावली, कळालं ना, एसीचा सोर्स इथं कनेक्ट केला. कळलं का पाहून आता, झालं कन्फ्यूजन क्लियर तुझं? गुड, वेरी गुड. तो ये था सेल्फ इंडक्शन, क्लियर है. अब हमें एल को डिफाइन करना है, सेल्फ इंडक्टेंस को. कैसे डिफाइन करेंगे एल को? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल, तो एल इक्वल्स टू बनेगा ई अपॉन डी आई बाय डी टी. अब ये निगेटिव साइन कहां पे चला गया, क्योंकि उसकी मीनिंग इतनी ही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को अपोज करेगा, ठीक है ना, त्यामुळे इकडे आपण घेतलं नाही, ठीक है. तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया फिर, ई अपॉन डी आई बाय डी टी. क्या होगी इसकी डेफिनेशन? सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द rate of change of current. Write down, self inductance is defined as, self inductance is defined as the ratio of induced EMF to the rate of change of current, rate of change of current, denoted by L, given by L equals to E upon di by dt, denoted by L, given by L equals to di by, sorry, E upon di by dt. अब आएगा इसका SI यूनिट, क्या होगा SI यूनिट, EMF मतलब वोल्ट, अपॉन करंट मतलब एम्पियर, अगेन अपॉन में टाइम है सेकंड, तो वो ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. बट वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, ओहम, यानी कि ये होगा इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ओहम सेकंड, एंड इसी ओहम सेकंड को हम बोलते हैं एच यानी हेनरी. तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी. तो डायमेंशंस बोलो क्या है हेनरी के, M1 L2 T minus 2 I minus 2, ये हो गए डायमेंशंस फॉर सेल्फ इंडक्टेंस. पढ़ लो. नेक्स्ट, सेल्फ के बाद में नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या होगा, म्यूचुअल म्हणजे स्वतःमुळे नहीं, शेजारच्यामुळे, बरोबर है कि नहीं, म्यूचुअल. तो क्या लिखना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन में, म्यूचुअल इंडक्शन, phenomenon of production of induced EMF, phenomenon of production of an induced EMF on the surface of coil, on the surface of coil due to change in current, due to change in current in the कुठली कॉइल, ड्यू टू चेंज इन करंट इन द खालची कॉइल, म्युच्युअल कॉइल काय म्हणणार, नेबरिंग कॉइल, शेजारची कॉइल, ठीक है, नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन. अब यहाँ पे क्या होगा देखो, पहलीच घटना है, पहला ही फिनोमिनन है कि जैसे यहाँ पे एसी का सोर्स कनेक्ट किया है, करंट फ्लो होगा, करंट अगर अल्टरनेटिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग होगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल प्रोड्यूस कर रही है ये दोनों कॉइल के ऊपर एक्ट होगी. यानी कि इस कॉइल में से कोई करंट हमने फ्लो नहीं किया था, बस उसको नेबरिंग में रखा था दूसरी करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर और कॉइल के बाजू में. तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, विच इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू अगेन माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी. एंड यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है जो क्या करेगा फिर डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो ये बन गया E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. अगेन यहाँ पे फाई जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो फाई बनेगा प्रोपोर्शनल टू, बट ये नेबरिंग कॉइल का होता है इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा यम. तो फाई इक्वल्स टू बन गया एम आई, यानी E इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ यम इंटू डी आई बाई डी टी. एंड यहाँ पे एम को क्या बोलना पड़ेगा फिर, व्हाट इज यम, म्यूचुअल इंडक्टेंस.
यम मतलब क्या बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर से वही डेफिनेशन, रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिनोटेड बाय एम, गिवन बाय एम इक्वल्स टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ऐसा यूनिट फिर से वोल्ट सेकंड पर एम्पियर और ओहम इंटू सेकंड और हेनरी, एंड डायमेंशंस अगेन L2 M1 T माइनस टू I माइनस टू। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। चलो हो गया। एंड इसी म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिक मैकेनिज्म प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करने वाला नेक्स्ट डिवाइस आता है, दैट इज कौन सा, ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, डीपी आपला वर डेस्कटॉप पिक। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर मतलब त्याला डीपी का म्हणता, वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मर, और उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। फक्त तिकडेच असतो का ट्रांसफॉर्मर, काय असतो ट्रांसफॉर्मर, डीपी डब्बा करंटला डिस्ट्रीब्यूट करतो, व्हेरी गुड, मग त्याला आपण डिस्ट्रीब्युटर म्हणलो असतो। ट्रान्सफॉर्मर का कन्वर्ट करतो, काय कन्वर्ट करतो, पवनचा आहे का, एसी ला डीसी का डीसी ला एसी, डीसी ला एसी कन्वर्ट करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, ट्रान्सफॉर्मर। असेच डॉक्टर व्हा तुम्ही, म्हणजे पोरांना सांगताना चुकीच सांगतो, स्वतः आन्सर सांगताना बरोबर सांगतो। हा एसी टू डीसी कन्वर्ट करत नाही, एसी टू डीसी कोण करतं कन्वर्ट, रेक्टिफायर, व्हेरी गुड। डीसी टू एसी कोण करतं, होतं कधी डीसी टू एसी, कुठं होतं, कोण करतं, प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन सांगा, नेट डिव्हाइस सांगा, हो एसी टू डीसी सांगा। एसी टू डीसी कोण करतं, रेक्टिफायर, करेक्ट आहे, कुठं होतं, फॉर एक्झाम्पल स्टोरिंग बैटरी मध्ये, चार्जर मध्ये, मोबाइल से चार्जर, चार्जिंग बैटरी के लिए क्या चाहिए, डीसी, बोर्ड में क्या है एसी, तो चार्जर क्या करता है, चार्जरचा बॉक्स कट करा आणि डायरेक्ट ती कॉर्ड असते ती बोर्डात खोच, काय होतं बघा, ठीक है। नेक्स्ट डीसी का एसी में होता है क्या, कौन करता है, इन्वर्टर, वेरी गुड। क्या होता है इन्वर्टर, मतलब जो इन्वर्ट करता है ना, एक्चुअली इन्वर्टर नहीं होता है, वहां पे ऑसिलेटर होता है, कौन होता है, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। कहाँ पे होता है, वही इन्वर्टर बॅटरीज में, आपल्याकडे नाही आहे, बट जर बॅटरी असेल, लाईट गेल्यानंतर काय होतं, मग बॅटरी मध्ये कुठला आहे डीसी, बट आउटपुट कुठला मिळतोय एसी, तो वहां पे कौन होता है, म्हणतो आपण इन्वर्टर, कारण त्यांनी इन्वर्ट केलं, बट होता कौन है ऑसिलेटर। क्लियर है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। क्या है ट्रांसफॉर्मर, फिर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, राइट डाउन। ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस, transformer is a device used to convert, transformer is a device used to convert high potential to low potential, used to convert high potential to low potential or low potential to high potential, high potential to low potential or low potential to high potential। होतं का असं, लो टू हाय होतं, ट्रान्सफॉर्मर मध्ये लो टू हाय होतं का, हाय टू लो होतं, कन्फर्म होतं, बरोबर, बट लो टू हाय होतं का,
मग जर लो टू हाय झालं असतं आपण काय केलं असतं, एक केमिकल सेल आणला असता मार्केटमधून, बरोबर. त्याच्यासोबत आपण कनेक्ट केलं असतं ऑसिलेटर. ऑसिलेटरने काय केलं असतं, डीसीचं एसी कन्वर्ट केलं असतं. 1.5 व्होल्टचा सेल असतो ना डीसी, तो 1.5 व्होल्ट आपण एसी बनवला असता. लगेच एक ट्रान्सफॉर्मर 1.5चं 10 केलं असतं. लगेच दुसरा ट्रान्सफॉर्मर 15चं 150 केलं असतं. अजून एक ट्रान्सफॉर्मर 150चं 240 केलं असतं. आणि डायरेक्ट एका सेलनी सगळं काही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाली असती. होतं का असं? मग हे लो टू हाय करताय की नाही करताय? तरी पण करताय. ठीक आहे. इट्स अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट हाय पोटेन्शियल टू लो पोटेन्शियल एज वेल एज लो पोटेन्शियल टू हाय पोटेन्शियल. कळालं? लो टू हाय पण होत. नेक्स्ट, इट कन्सिस्ट ऑफ, पुढं काय होतं? तुला ऐकायला येते काय बोलते? तुला ऐकायला तेवढ्याला कुठे होतं काय? लो टू हाय कुठं होतं? कुठं पण होतं, जिथं पाहिजे तिथं. ऍप्लिकेशन विचारतेस का? प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन. पण मी म्हटलं ना कोणत्या कंपनीमध्ये नाव पण सांग. सांगतो मी तुला एक 5-7 मिनिट. चलो, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर मतलब बेसिकली डिवाइस यूज टू कन्वर्ट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और लो पोटेंशियल टू, हो गया. नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ it consists of insulated iron core. It consists of insulated iron core. It consists of insulated iron core. आयन कोर, आयन की कोर, कोर म्हणजे सेंटरचा पार्ट आयन, उसके ऊपर क्या है? इंसुलेशन. क्या है? इंसुलेशन. नेक्स्ट, and connected to the primary and secondary windings. Connected to the primary and secondary windings. Connected to the primary and secondary winding wires. ठीक है. उसमें से क्या होगा? प्राइमरी विल प्रोवाइड इनपुट करंट एंड सेकेंडरी विल प्रोवाइड आउटपुट करंट, बोलो या फिर वोल्टेज बोलो, जिसके फॉर्म में पूछा है वो. मतलब क्या है? देखो मैकेनिज्म, सेंटर में कौन है? आयन. अगर हम इन्सुलेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? इकडनं करंट येईल, डायरेक्ट आयन कोर मधून इकडं फ्लो होईल. कळालं ना? आलं तसं गेलं ना, पोटेंशियल चेंज होगा ना करंट चेंज होगा. लेकिन इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हम, मतलब ये यहाँ पे करंट आ रहा था, इसको डायरेक्ट कनेक्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इधर का करंट डायरेक्ट इधर आता है. ऐसे कैसे? जादू कैसे होगा? म्यूचुअल इंडक्शन. वेरी गुड. जो यहाँ पे हो रहा था अभी म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब इस कॉइल में चेंज इन करंट की वजह से क्या होता है? इस कॉइल के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है. यहाँ पे भी सेम केस होगी. यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेंजिंग होगा. चेंजिंग होगा मतलब कौन होगा? अल्टरनेटिंग होगा. इसलिए ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा इन केस ऑफ एसी ओनली, ये डीसी में एप्लीकेबल ही नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर एक्ट होगी. इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के ऊपर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. तो हमने आयन की कोर क्यों रखी है? क्या पर्पज होगा? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के ऊपर एक्ट होने वाली है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम आयन कोर प्लेस करें. ठीक है. तो अब कंडीशन क्या होगी? देखो, अगर हम यहाँ पे एनपी लेंगे, एनपी का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग. यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है? एनएस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी के लिए कितना होगा? माइनस ऑफ एनपी इंटू डीपी बाय डी फाइव बाई डी टी. इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, एक कॉइल होती तो डी फाइव बाई डी टी, एन नंबर ऑफ कॉइल है तो एन टाइम्स ऑफ डी फाइव बाई डी टी. वही सेकेंडरी में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? ई इक्वल टू माइनस ऑफ एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी. फ्लक्स दोनों तरफ सेम ही होगा म्यूचुअल इंडक्शन में. अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू क्या बनेगा? एन एस अपॉन एन पी. ये बनता है आपका ट्रांसफॉर्मर्स इक्वेशन. ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू होता है एन एस अपॉन एन पी. ई एस का मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी, ईपी का मतलब, एन एस का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन
NP का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन, तो सिंपल है। फिर अगर मुझे पोटेंशियल आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, NS मस्ट बी ग्रेटर देन NP, तो ES बनेगा ग्रेटर देन EP। अगर हमें आउटपुट पोटेंशियल कम करना है तो NS मस्ट बी लेस देन NP, अगर NS लेस देन हो गया तो ES भी क्या होगा, लेस होगा देन EP। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर्स इक्वेशन। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग फिर ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कौन से? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होगा, व्हेरी गुड, डाउन टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर। नंबर 1 काही लिहायच बाकी अजून, वे नंतर लिहा, स्पेस सोडून द्या। नंबर 1 स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर। क्या होगा स्टेप अप में, बाकी काही नका लिहू, फक्त एवढंच लिहा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, NS इज ग्रेटर देन NP, दैट इज ES इज ग्रेटर देन EP, एंड यहाँ पे करंट में क्या होगा, IS इज लेस देन IP। ये हो गया स्टेप अप। स्टेप डाउन में क्या होगा, फिर आउटपुट पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा, NS इज लेस देन NP, मतलब कि ES लेस देन EP, लेकिन यहाँ पे जो करंट होगा ये बनेगा ग्रेटर देन IP। अब ये करंट का रिलेशन कहां से आ गया बीच में, ट्रांसफॉर्मर की केस में हम पोटेंशियल को वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो पावर होती है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू रहेगी आउटपुट पावर। त्यामुळे आपण 1.5 व्होल्टच्या सेल पासून एवढी सगळी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर शकत, कळालं, तिथं पावर नहीं वेरी होणार। तो इनपुट पावर मतलब क्या होगा, EP इंटू IP, कुठून आलं हे, पावर V इंटू I, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है V इंटू I, तो PI बना EP इंटू IP, PO आउटपुट क्या होगा ES इंटू IS, यानी कि ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू क्या होता है IP अपॉन IS, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर। यानी हम ट्रांसफॉर्मर में पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट डिक्रीज होगा, एंड अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो करंट, म्हणजे मी सांगितलं ना 1.5 वोल्ट टू 240 वोल्ट बना सकते कि हम कंफर्म बना सकते, हाँ ना वोल्ट, लेकिन जो करंट है वो इतना स्मॉल हो जाएगा, पोटेंशियल तो रहेल पण करंटच नहीं रहा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक पावर ही नहीं बचेगी। समझ में आ रहा है? हळू आणि मोठ्याने, स्लो अँड लाऊड। पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनला ड्रिफ्ट करण्यासाठी वापरतो आपण, हो। जाऊ दे नंतर, चला हे झाले लिहून। तू पहिले विचार कर तुला फॉर्मॅट मध्ये काय बोलायचंय, तू मला कळतच नाही तू काय बोल, एवढं सगळं स्टेटमेंट बोलल्यानंतर असं कसं शक्य, असं म्हणायचं तुला, असं म्हणायचं ना, असं म्हणायचं ना, पोटेंशियल जास्त आहे पण करंट कमी, असं कसं शक्य, हेच म्हणायचं ना तुला। जाऊ दे, हाँ चल झाले लिहून। ट्रांसफॉर्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। देन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी क्या होगा, क्या होता है एफिशिएंसी इन जनरल, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, थोड़ा एक पॉइंट लिहून टाक, ठीक है। तो आज हमने EMI डिस्कस किया। EMI में क्या क्या देखा, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के दो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, उसके बाद लेंज लॉ, देन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मर, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिलेबस है बस इतना ही है, कळालं ना। अब बचे बस इसके एप्लीकेशन, कैसे, सेल्फ इंडक्शन के, म्यूचुअल इंडक्शन के, एंड जो इंड्यूस्ड EMF देखा वो मोशनल की केस में, कळालं ना। म्हणजे उद्याच्या लेक्चरमध्ये जे होणार ते फक्त ॲप्लिकेशन्स आहे, टॉपिकचा कंटेंट एवढाच आहे सिलेबस। क्या क्या है, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर, एंड इसको छोड़ के क्या मोशनल EMF, वो तो एप्लीकेशन EMI के लॉ का, एंड उसके बाद में एडीज करंट, वो भी एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब एक्चुअल कंसेप्ट इतनी है, बट जो एप्लीकेशन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। झाला नाही टॉपिक, सुरू झालाय, पण काय होईल आता घोळ, जे आज नाही आहेत, आजच्या कन्सेप्ट प्रिपेअर नाही केल्या, उद्या मी सेल्फ इंडक्शन एक्सप्लेन करणार नाही, मी सांगेल सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू सोलिनॉइड, मग तिथं फक्त सोलिनॉइड ऑनवर्ड जे डिस्कशन असेल ते सुरू राहील। शुभम, कळलं ना? चलो ठीक है, तो रुकते आज के लिए।